ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चर्चा आज करते हैं गंगा तेरा पानी अमृत, लेकिन उस अमृत को अब क्या हो गया है कि वो जहर समान होता जा रहा है। मेरे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नीरज गहलावत स्टूडियो में मौजूद हैं। पूर्व रिसर्च ऑफिसर हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में। नीरज जी, स्वागत है आपका खबरपाज पर। थैंक यू। नीरज, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, गंगा को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है। इन चीज़ों के बारे में आपने काफ़ी रिसर्च किया, तो आपसे ही मैं जानना चाहूँगा। देखिए अरुण, दो तीन इसके मेथोलॉजिकल रीजंस हैं, दो तीन इसके साइंटिफिक रीजंस हैं। एक सबसे पहला जो साइंटिफिक रीजन दिया जाता है वो दिया जाता है कि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफाज होते हैं। बैक्टीरियोफाज वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया को बीमार करते हैं एक तरीके से, अगर लेमन लैंग्वेज में हम बात करें तो। बैक्टीरियोफाज अगर उसमें है तो उसमें बैक्टीरिया पनप ही नहीं सकता। दूसरा इसका कहा जाता है कि जब पहाड़ों से बहकर गंगा आती है तो जो पहाड़ों में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दबे पड़े हैं, तो वहाँ से जो रेडियो एक्टिव तरंगें हैं वो पानी को जब पानी के अंदर से पास होती हैं तो खुद ब खुद उसका शुद्धिकरण होता चला जाता है। तो मतलब खुद पानी साफ होता चला जाता है। गंगा का लगभग 2500 किलोमीटर का ये सफ़र जो है गंगा का, गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक, इसमें ऐसे कौन कौन से चरण आते हैं जहाँ पर गंगा का पानी धीरे धीरे खराब होता जाता है और बनारस तक आते आते या पश्चिम बंगाल तक आते आते वो इतना खराब हो जाता है कि नहाने लायक भी पानी नहीं रहता? देखिए अरुण, जब गोमुख से गंगा निकलती है तो वहाँ पर इसका पानी सबसे पवित्र माना जाता है कि बर्फ़ जब प्रेसिपिटेट हुआ, पानी बर्फ़ की फॉर्म में आया, तो जब वापस वो पानी बनता है बर्फ़ से तो सबसे शुद्ध होता है। उसके बाद जैसे जैसे नीचे प्लेन्स की तरफ बढ़ती है तो जितनी पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाती है। जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उतना पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज़ होता जाता है। फॉर एग्जांपल ऋषिकेश में अगर बात करें तो टूरिस्ट का सबसे ज़्यादा बिल्कुल है। उसके बाद हरिद्वार में जो मास गैदरिंग होती हैं, कुंभ या अर्धकुंभ लगते हैं, तो वहाँ पर इतनी मास गैदरिंग होती है कि बहुत हद तक पॉपुलेशन के कारण डायरेक्ट पॉल्यूशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। उसके बाद फर्दर अगर नीचे प्लेन्स की तरफ और बढ़ें तो कन्नौज कानपुर में इंडस्ट्रीज़ हैं, लेदर की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और टैनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। टैनिंग जब होती है तो उससे केमिकल्स प्लस डाइज या फिर लेदर का जितना कचरा है वो सारा गंगा में डाल दिया जाता है, जिससे उसका पॉपुलेशन लेवल फर्दर इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ जो सीवेज है, सीवेज का पानी है वो अल्टीमेटली गंगा नदी में ही जाता है। जितने भी इसकी मेन स्ट्रीम पर, मुख्य धारा पर जितने भी शहर हैं, सभी शहर का 40-45 जो शहर, बड़े 40-44 शहर तो हैं जो क्लास 1 सिटीज़ हैं। इसके अलावा क्लास 2 सिटीज़ हैं। इसके अलावा गाँव भी बहुत हैं छोटे छोटे। तो उन सभी का जितना भी सीवेज आता है वो सारा गंगा रिवर के अंदर ही आता है। नीरज, एक चीज़ ये देखी जाती है कि हम लोग गंगा में जाते हैं, गंगा के घाटों पर जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश हम जाते हैं और तमाम दूसरी जगह, इलाहाबाद जाते हैं। वहाँ पर जो श्रद्धा भाव से तो हम जाते हैं, लेकिन उसके साथ हम गंदगी भी वहाँ पर बहुत फैला करके आते हैं, वो चाहे किसी तरीके की भी हो, डायरेक्ट कचरा हो या इनडायरेक्ट वे से हो। तो उससे निपटने के लिए, और जो सीवेज का जो गंदा पानी जो गंगा में गिरता है बड़े शहरों का, उससे निपटने के लिए गंगा एक्शन प्लान 1 आया, 2 आया, उसके बाद और भी कई स्कीम्स आई हैं। IITs के लोग लगे हुए हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स लगे हुए हैं रिसर्च करने पे। तो ऐसी क्या चीज़ें ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि गंगा को साफ बना के रखा जाए? और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो एक्शन GAP 1 आया था, 2 आया था, उसमें ऐसा क्या काम हुआ कि गंगा को साफ किया जा सका, या सारा पैसा जो था वो वेस्ट हो गया? इन तमाम बातों पर आपसे जानना चाहूँगा। देखिए अरुण, सबसे पहले कि गंगा एक्शन प्लान 1 आया, 2 आया, तो उसका कारण क्या था? किस तरीके से सरकार इस चीज़ को टैकल कर रही है? सबसे पहला है कि नदी जब जहाँ से शुरू होती है, क्या वहाँ पर प्रदूषण है? नहीं, वहाँ प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण उसमें मिलाया जाता है जैसे जैसे वो अपना सफ़र आगे बढ़ाती है। तो जिस लेवल से अगर उसमें प्रदूषण डाला जा रहा है उसको रोक लें या उसको ट्रीट करके अगर हम डाल दें तो वो पोल्यूशन खुद ब खुद कम हो जाएगा। दूसरा, जहाँ आपने कहा कि हम स्नान करने जाते हैं, उसके अलावा एक जो आपने क्लिपिंग दिखाई थी उसमें मैंने देखा कि जो हम अस्थियाँ अपने पूर्वजों की बहाते हैं, उसके लिए क्या सरकार ने कोई प्रयास किए हैं? हाँ, किए हैं। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी युक्त शमशान घाट बनाए गए थे, जिससे कि बहुत कम एशेस, जो राख थी वो होती थी, जिससे कि प्रदूषण काफ़ी हद तक कम हो जाता। पर हम हिंदुओं की मान्यता ये है कि अगर हम पूर्ण रूप से दाह संस्कार जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है उससे नहीं करेंगे तो स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। बट अगर उसी चीज़ को अवेयरनेस से हम दूर करें तो वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो चीज़ें टैकल हो सकती हैं। उसके अलावा गंगा एक्शन प्लान 186 में जब आया था तो पूरी स्टडी की गई थी कि कितना पोल्यूशन लेवल है। उसके बाद बहुत 5 कैटेगरीज में पानी को डिवाइड किया गया था
कौन से लेवल का पानी पीने के लायक है, उसके बाद नहाने लायक पानी कितना है। तो हमेशा जब भी मास गैदरिंग्स होती हैं, जब मेले होते हैं, कुंभ या अर्धकुंभ होते हैं, तो सरकार हमेशा वहाँ पर नहाने लायक पानी रखती है। हाँ। उसके लिए चाहे ऊपर अगर बैक्टीरिया ज़्यादा आ रहे हैं ऊपर से तो उसमें क्लोरीन फर्दर ऐड करना पड़े, या फिर अगर वाटर लेवल कम है तो उसको मतलब इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो लोग नहाने आते हैं या डुबकी उसमें लगाने आते हैं तो उनके लिए वो पानी इतना ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि नहाने के लिए ख़राब ना हो। और इसका अभी रिसेंट जो इलाहाबाद में जो कुंभ हुआ था, तो उसके लिए आईआईटी कंसोर्शियम की एक टीम बनी है जो सारे इसका गंगा रिवर का एक मैनेजमेंट प्लान बना रही है। इसमें 7 आईआईटीज़ हैं जिसको आईआईटी कानपुर जो है लीड कर रहा है। तो आईआईटी कानपुर ने ही स्टडी की थी WWF के साथ मिलके, जिसको हम बोलते हैं फ्लो, कि कितना एनवायरमेंट फ्लो चाहिए, कितना कम से कम पानी हमें चाहिए नदी में, जिससे कि उसकी जितनी जैव विविधताएं हैं, बायोडाइवर्सिटी है, वो बनी रहे। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट थी कि एक एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल आने थे, तो उतनी गैदरिंग के, उतनी भीड़ के हिसाब से कितना कम से कम पानी इसमें लाया जाए। इसमें बहुत सारे मुद्दे बीच में आए, तो उन सभी मुद्दों को इसमें बीच में लिया गया। जैव विविधता इनमें से एक था। इसके अलावा एक सोशल सर्वे कंडक्ट किया गया था आईआईटी कानपुर की टीम द्वारा ही, कि कितना डेप्थ हो, ये लोगों से पूछा गया था। एक नॉर्मल लोग जो नहाने आते हैं, दूसरे जो साधु लोग जिनको कहा जाता है कि उनका सबसे ज़्यादा हक होता है कुंभ या अर्धकुंभ पे। इसके अलावा जो साइंटिफिक पीपल थे, जो साइंटिस्ट थे या जो रिसर्चर्स थे, उनकी राय ली गई थी कि कितना कम से कम हम मिनिमम फ्लो रखें, और उसी के हिसाब से मिनिमम फ्लो हमने रखा उसमें। मतलब हमने या सरकार ने उसमें मिनिमम फ्लो रखा। इसमें नीरज एक बात और कि गंगा एक्शन प्लान जब बनाया था, लगभग 450 करोड़ रुपए उसमें रखे गए थे। उसके बाद 2 भी आया, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा। उसके बाद अब भी लगातार हम पैसा खर्च करते जा रहे हैं। तो क्या 86 में जब GAP 1 आया था, उसके बाद से लेकर जितना पैसा अब तक खर्च हुआ है, क्या वो सारा पानी में बह गया या उसका कोई फ़ायदा हमें देखने को मिला है? देखिए अरुण, बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं प्री गैप और पोस्ट गैप स्टडीज़ पे। हाँ। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पहले वाटर क्वालिटी अच्छी थी, अब कुछ हद तक डिग्रेड हो गई है, बट बाकी मोस्ट ऑफ द जगह पर जो वाटर क्वालिटी है वो मेंटेन्ड है। जो 86 में थी या जो 96 में थी, 10 साल के गैप में या 15 साल के गैप के बाद अगर देखें तो जो वाटर क्वालिटी 10-15 साल पहले थी वो अब भी है। तो एक तरह से अगर कहें तो ये फेलियर है गंगा एक्शन प्लान का। बट अगर इसी को हम दूसरे सेंस में देखें कि इन 10 या इन 15 साल में हमारी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है और इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना इम्प्रूव हुआ है। अगर 1991 की बात करें तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब इंडस्ट्रीज ने एक बूम पकड़ा, तो उसके बाद इतनी इंडस्ट्रीज आ गई। और आप खुद भी जानते हैं, सब जानते हैं कि जितनी भी सभ्यताएं बसी हैं हमारी संस्कृति में या आज के दिन भी, तो वो जल के स्रोत के पास ही बसी हैं। तो गंगा किनारे जितनी नदियाँ, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, पॉपुलेशन में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है कि इस पोल्यूशन लेवल को गंगा में मेंटेन करके रखना, ये भी एक खुद में सक्सेस है। मतलब 86 के बाद से लेके अब तक इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी, इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा आई, लेकिन फिर भी जो पानी का जो स्तर था वो आज भी उसको मेंटेन करके रखा गया है। जी। मतलब ये इस बड़ी कामयाबी हम मान सकते हैं। बिल्कुल, गंगा एक्शन प्लान की ये एक बड़ी कामयाबी इसमें मानी जा सकती है। जैसे कि इस चर्चा से निकल के आया है कि जो पैसा लगाया जा रहा है, गंगा एक्शन प्लान जो किए जा रहे हैं, सरकार जो काम कर रही है, हालांकि गंगा को बहुत ज़्यादा साफ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी एक बड़ी कामयाबी इसमें यह है कि जितना लेवल 86 में ख़राब था पानी का गंगा का, उतना ही आज भी मेंटेन करने की कोशिश की गई और वो अभी तक मेंटेन रखा गया है और आने वाले समय में भी उसको मेंटेन करने की कम से कम कोशिश की जाएगी। नीरज, आने वाले समय में क्या कोशिशें की जा रही हैं सरकारों की तरफ से? और अब तो नई सरकार भी आ गई है, नरेंद्र मोदी भी खुद कहते हैं कि गंगा को मैं साफ करूँगा। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से, जिस तेज़ी से काम हो रहा है, जिन प्लान्स पे काम हो रहा है, उससे क्या ये माना जा सकता है आने वाले समय में बहुत जल्द हम गंगा को साफ देख पाएंगे या इसी तरीके से काम चलता रहेगा? देखिए अरुण, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एक अलग से गवर्नमेंट सोसाइटी बनाई गई है जो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है गंगा रिवर के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इसका सबसे पहला मैंडेट है कि मैंडेट या ऑब्जेक्टिव एक है जिसको एम करके चल रही है NMCG कि 2020 तक कुछ भी ट्रीटेड या अनट्रीटेड सीवेज गंगा नदी में ना जाए। अगर हम ओवरऑल साइंटिफिकली बात करें तो जो सबसे ज़्यादा दिक्कत जिस चीज़ से है वो है हमारे टोटल कोलीफॉर्म और फीकल कोलीफॉर्म। जो बैक्टीरिया है, जो बीमारी पैदा करने वाले पैथोजेंस जिन्हें कहते हैं, तो पैथोजेंस हैं जो पानी में सबसे ज़्यादा मात्रा में है। जो पैरामीटर सेट किए हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, उसके अकॉर्डिंग
फीकल कॉलीफॉर्म सबसे ज़्यादा जगह पर अबव लिमिट पाया गया है। तो अगर हम सबसे पहले टैकल करें जो सबसे बड़ा पोल्यूशन है, यानी कि जैसे गंगा एक्शन प्लान 1 में भी किया गया था कि हमारी प्रायोरिटीज़ थी क्लास 1 सिटीज़, जो जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा है, उन सिटीज़ से जितना सीवेज आ रहा है अगर उसको ट्रीट करें तो मेजॉरिटी ऑफ हमारा पोल्यूशन जो है कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो है वो है कॉलीफॉर्म को लेके। अगर कॉलीफॉर्म विच इज़ डायरेक्टली जो डायरेक्टली आता है हमारा सीवेज से, अगर उसको हम डायरेक्टली कंट्रोल कर लेते हैं सीवेज को, तो काफ़ी हद तक या लगभग पूर्णतः हम कह सकते हैं कि हमने उस चीज़ को अचीव कर लिया है और पॉल्यूशन फ्री गंगा हो गई है। इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या देखते हैं आप गंगा को पूरी तरीके से साफ़ करने में, क्योंकि धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा गंगा का है नीरज, और लोगों को रोका नहीं जा सकता कि वो पूजा पाठ करने या गंगा में स्नान करने या अपने धार्मिक महत्व के अनुसार कोई भी वो मेला जब भी लगता है तो आए उनको रोका भी नहीं जा सकता, रोका भी नहीं जाना चाहिए। भारत देश की जो संस्कृति जो मान्यताएँ हैं, तो और क्योंकि सीवेज भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, जो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या क्या ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं गंगा को साफ़ करने में जो आ रही हैं रिसर्च के दौरान आपने देखा, या वही आपसे हम जानना चाहेंगे? जी देखिए अरुण, आपने इसका एक एस्पेक्ट बताया कि हमारे ऊपर एक दबाव है कि हम पानी को नहाने लायक करें। हाँ। पर उसके अलावा कितने सारे और दबाव हैं अगर मैं आपका ध्यान दिलवाऊं। सबसे पहला इरिगेशन। हाँ। 50% से ज़्यादा भारत का जो इरिगेशन है वो गंगा रिवर के वाटर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है। बिल्कुल। उसके अलावा जो हाइड्रो पावर है, एक बहुत बड़े पैमाने पर बांध बनाकर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अगर आपको कहा जाए कि नहाए ना या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बिना रहें, अगर आप धार्मिक हैं तो आप कहेंगे कि हमें तो गंगा में स्नान करना है, वो हमारी प्राथमिकता है। अगर साइंटिफिकली बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी ही नेसेसरी है और इरिगेशन भी उतना ही नेसेसरी है। ना हम खाने के बिना रह सकते हैं, ना हम शुद्ध पानी के बिना रह सकते हैं, और ना ही हम संसाधनों के बिना रह सकते हैं। तो इतना जो प्रेशर है वो चीज़ एक सबसे बड़ा दिक्कत कर रही है कि वाटर को बाइफर्केट कैसे करें। अगर डैम बना के इरिगेशन के लिए ज़्यादा डाइवर्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन दोनों पे ध्यान दिया गया तो जो रिवर में पानी है वो कम रह जाएगा, जो एनवायरमेंटल फ्लोज हैं कम रह जाएंगे। उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे कि जितनी जैव विविधता है वो समाप्त होती चली जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखें कि एक शहर से जितना सीवेज नदी में आ रहा है वो प्रतिदिन उतना ही आएगा, पर अगर पानी ज़्यादा है तो डाइल्यूट हो जाता है। मतलब ज़्यादा पानी होगा तो वो जल्दी पोल्यूशन का लेवल कम हो जाएगा। अगर हम कहें कि 3 mg पर लीटर जो हमारी बीओडी है वो हमारा स्टैंडर्ड है नहाने के लिए, हमने 3 mg के हिसाब से ऊपर ऋषिकेश में मानिए हमने कहा कि इतना लेवल का आप सीवेज नदी में डाल सकते हैं, जो कि हरिद्वार तक आते आते हमारा नहाने लायक हो जाए। वो डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट इतना हो जाए। पर अगर हमने ऋषिकेश से ऊपर ही पानी को रोक लिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो मान लो आधा हो जाता है, तो यहाँ पर हरिद्वार तक पहुँचते पहुँचते जो बीओडी लेवल है वो खुद ही 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किया। गवर्नमेंट ने अपनी जो स्कीम्स थी जो अपने एक पर्टिकुलर लेवल था कि इतना पोल्यूशन हम डालेंगे उतना ही डल रहा है, बट क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा, इंक्रीज हो जाता है। जी, तो ये सारी चीज़ें हैं मतलब गंगा को साफ करने में जो बाधाएं बन रही हैं। तो अब आने वाले टाइम में 2020 तक का जो प्लान रखा गया है कि कम से कम इसको इतना तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो बाहर की जो गंदगी है वो ना गिरने पाए, इंडस्ट्रीज़ का जो कचरा है वो ना गिरने पाए, सीवेज ना गिरने पाए। तो उसके लिए अब कितने और ज़रूरतें हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, या पैसा कितना चाहिए होगा, या कितनी हमें मदद मिल रही है बाहर से या देश से, कितना पैसा उस पर लगना चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें। देखिए अरुण, कितना पैसा लगना चाहिए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि IIT कंसोर्शियम ने जो एक मैनेजमेंट प्लान वो तैयार कर रहे हैं, उसकी कुछ रिपोर्ट्स आई, कुछ उनकी कॉन्फ्रेंसेज हुई, जो उनसे वार्तालाप हुई, उसमें ये कहा गया कि 1 लाख करोड़ की रेंज में खर्चा इसका आना है, और एक साथ इतना पैसा सेंक्शन करने का मुझे नहीं लगता कि कोई तुक बनता है। तो जिस लेवल से अभी पैसा सेंक्शन हो रहा है, फंड सेंक्शन हो रहे हैं, वो सफिशिएंट है। उसके अलावा अगर कुछ अभी इस समय पे किया जा सकता है, एक है अवेयरनेस। अगर हम बढ़ाएं, अवेयरनेस की जरूरत, अगर लोगों में ये जागरूकता होगी कि हमें कूड़ा नदी में नहीं फेंकना है, तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें टैकल की जा सकती हैं। उसके अलावा अगर ओपन डेफिकेशन एक सोर्स है, हमारे संस्कृति में भी ये चलन है कि खुले में शौच जाते थे। उस समय ये कहा जाता था कि खुले में जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, पर अगर साइंटिफिकली देखें तो उस समय पर इतने संसाधन नहीं थे कि हम घर में टॉयलेट्स लैट्रिन्स बना सकें। तो अभी गवर्नमेंट उस
उस तरफ जा रही है। वहाँ पे सैनिटेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वहाँ पर सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, गांव में भी वो चीज़ें होती हैं। तो वो एक बड़ा फैक्टर है जो अगर हम टैकल कर लेंगे तो काफ़ी हद तक हम प्रदूषण को टैकल कर सकते हैं। और क्या चीज़ें नीरज आप देखते हैं कि गंगा किन किन लिहाज से हमारे लिए ज़रूरी है? और क्योंकि डॉल्फिन जो पाई जाती है, मीठे पानी की डॉल्फिन जो पूरी दुनिया में सिर्फ गंगा में ही पाई जाती है, और राष्ट्रीय जलीय पशु भी हमारा डॉल्फिन है, उनको बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, या उसकी कितनी ज़्यादा महत्वता है गंगा को लेकर के और हम सब लोगों को लेकर के? जी देखो अरुण, अभी तक जिस तरह से हम डिस्कशन ये चल रहा है, हम एक लेवल पे चीज़ों को नहीं समेट सकते। डॉल्फिन सिर्फ एक पार्ट है उसकी जैव विविधता का, वो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो विलुप्त होती हुई एक प्रजाति है। जिस लेवल पे टाइगर को बचाने के लिए एक इनिशिएट लिया था गवर्नमेंट ने, उसी लेवल पे इनिशिएट लिया जा रहा है। WWF के साथ मिलके कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट की जा रही हैं। उसके अलावा एक कमेटीज़ बहुत सारी बनी हैं, जिनमें से एक कमेटी डॉल्फिन के लिए स्पेशली बनी है। उसके अलावा जो इंडिविजुअल स्टडीज़ हैं, भागलपुर यूनिवर्सिटीज़ या जितने भी उस स्ट्रेच में यूनिवर्सिटीज़ हैं, पटना में, भागलपुर में, वेस्ट बंगाल में भी, तो वहाँ पर जितने प्रोफेसर इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं उनसे बातचीत की जाती है। उनसे कहा जाता है कि आपने क्या रिसर्च की है, आपने क्या तरीका खोजा है उनकी काउंटिंग करने का, उनको प्रिजर्व करने का। अभी रिसेंटली भी NMCG और WWF ने एक वर्कशॉप कंडक्ट की थी, जिसमें इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई थी, और जो कमेटीज़ में रहे साइंटिस्ट या बड़े लेवल के बंदे थे उनको बुलाया गया था। उसके अलावा भागलपुर और अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के प्रोफेसर्स को बुलाया गया था। तो ये सारी तमाम बातें हैं, और इतनी सारी चीज़ें गंगा को लेकर के देखी जाती हैं, सोची जाती हैं, समझी जाती हैं। धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा गंगा का है, उसके अलावा आर्थिक महत्व उससे भी कहीं ज़्यादा है। इरिगेशन के लिहाज से देखें, सिंचाई के लिहाज से देखें, या पीने के पानी के लिहाज से देखें, वो तमाम सारी चीज़ें हैं। भारत की लगभग 50% जो खेती के लिए सिंचाई जो की जाती है वो गंगा के पानी से की जाती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। उसके अलावा जो गंगा को साफ़ करने के लिए प्लान्स आए हैं, जो स्कीम्स बनी हैं, जो रिसर्च हो रहे हैं, वो भी अपने एक सही दिशा में कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अभी चर्चा से निकल के आया, नीरज ने जो बात बताई हमें कि 1986 के बाद से 1986 में जो पानी का लेवल था, गंदगी का जो लेवल था, वो आज भी उतना ही मेंटेन रख लिया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी इसमें है। नीरज, बहुत सारी बातें इसमें और हो सकता है चर्चा में कहीं छूट गई हों, लेकिन फिलहाल आपने जो चर्चा की काफ़ी सारी जानकारियाँ भी मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इसमें ख़ास बात जो निकल के आई है वो ये है कि हमें खुद जागरूक होना होगा। हम जब भी गंगा के पास जाएं तो उसे उसी लिहाज से लें, माँ के लिहाज से, देवी के लिहाज से, जैसा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कहा जाता रहा है। आज भी हम कहते हैं, आज भी गंगा के जल को अपने घरों में रखते हैं। कभी भी कोई भी पूजा अर्चना होती है उसमें गंगा के जल का इस्तेमाल होता है। तो उसी लिहाज से अगर गंगा को लें और उसी लिहाज से गंगा को पूजें, ना कि उसका इस्तेमाल करें गंदगी डालने के लिए, तो हो सकता है गंगा को हम बचा लें और गंगा हमें हमेशा हमेशा जीवन देती रहे। तो आगे भी हमारी ये मुहिम चलती रहेगी, गंगा तेरा पानी अमृत। और इस पानी को जो जहर होता जा रहा है, उस जहर को अमृत तक ले जाने में हमारी आने वाली सरकारें भी काम करती रहेंगी। उसमें हमारी भी मुहिम रहेगी, एक मीडिया की भी मुहिम रहेगी, खबरफास्ट की खासतौर पर मुहिम रहेगी कि गंगा के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें, और एक इनिशिएटिव हम खुद भी लें और आप खुद भी लें, और एक जागरूकता जिससे कि बढ़े। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।